और मेरे भाई बहुत ही जबरदस्त न्यूज है आप लोगों के लिए, मतलब एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसके लिए आपको परीक्षा भी नहीं देना है। आप ऐसे मान करके चलिए, सिर्फ आपके पास में आपके मेरिट के आधार पर यह नौकरी आपको मिल सकती है, और नौकरी भी कौन सी, तो सरकारी है। अभी हाल फिलहाल आपका जो है ये पूरा का पूरा नोटिस आया है और आप इसे देख सकते हैं। सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट होती है उस पर जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो आ रही होती हैं, और उनका पूरा का पूरा जो वैकेंसी है वो सारा दिया होता है। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपको ये नहीं पता कि सर हमें जो वैकेंसीज आ रही हैं उसका पता कहां से चलेगा, कब चलेगा, कितनी पोस्ट हैं और सारी जानकारी, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियों की बहाली आ रही होती है वो सारा का सारा लिस्टिंग यहां पर होता है। अभी आप देखोगे तो इसमें एक पोस्ट है इंडिया पोस्ट जीडीएस करके, जिसमें यहां पर अप्लाई ऑफलाइन का ऑप्शन है। इसके पूरे नोटिफिकेशन को मैं मेरे भाई यहां पढ़ करके दिखाता हूं, जिसमें आपको सारी बातें कही गई है। इसमें जो नोटिफिकेशन आया है अलग अलग राज्यों की वैकेंसी है। अब ये है क्या, तो सबसे पहले ये जो जीडीएस ये क्या है मेरे भाई, तो आप समझो। जीडीएस का मतलब हो गया ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक कौन सा, जो आप पोस्ट मास्टर डाकिया जिसे आप कहते थे बचपन में, जो आपको चिट्ठी ला करके देता था, ये उसी डाकिया की वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होगा, कोई पेपर नहीं होगा, कोई फिजिकल विजिकल कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जो आपके मार्क्स होंगे उसी के आधार पर आपका जो मेरिट है वो बनेगा। ठीक है, मार्क्स का भी क्राइटेरिया बड़ा अजीब सा है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और आपकी जो है नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, सारी जानकारी बताऊंगा, सटीक वे में बताऊंगा, फॉर्म भी फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इस पद के बारे में। तो ये पद जो है मेरे भाई आया हुआ है, और कौन कौन सा है, तो 3 यहां पर जो है इसके पद है, मतलब सारा डाकिया ही आप कह सकते हैं कि जो है वो डाकिया वाला ही पद है। ग्राम जीएसटी हो गया आपका, जीडीएस हो गया ग्राम डाक सेवक करके। और इसमें जो फॉर्म भरने का डेट है वो कब से कब तक है, तो फॉर्म जो निकलेगा है वो 15 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक आप भर सकते हैं। अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कहीं पर किसी प्रकार की मेरे भाई परेशानी हो जाती है, तो आप यहाँ पर 6 अगस्त से 8 अगस्त तक जाकर के करेक्शन भी अपना कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जल्दीबाजी में फॉर्म भरते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं तो बाद में उन्हें करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। जो मैंने पोस्ट बात की थी यहाँ पर आपसे, तो सबसे पहला आया था ब्रांच पोस्ट मास्टर करके, बीपीएम जिसे हम कहते हैं। और जॉब प्रोफाइल के बारे में तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सारा करके। और दूसरा जो है मेरे भाई इसी के अंदर में आपका दूसरा पोस्ट भी आ जाता है, वो है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम जिसे आप कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी भी पूरी की पूरी यहाँ पर जॉब जो है वो बता दी गई है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, कि यहाँ पर इसकी नौकरी के क्या क्या है पूरा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इसमें क्या काम करना पड़ेगा, कितने घंटे का काम करना पड़ेगा और तमाम तरह की सारी बातें, तो वो आप यहाँ से मेरे भाई देख सकते हो। तीसरा जो है आपका इसमें डाक सेवक है, इसी में अगर आप ग्राम देखोगे तो वो ग्राम डाक सेवक हो जाएगा आपका। ठीक है, और डाक सेवक को जो इंगेज है वो डिपार्टमेंटल ऑफिस में होते हैं, सब ऑफिस में होते हैं, हेड ऑफिस में होते हैं, रेलवे मेल सर्विसेज में होते हैं, और ये इनका पूरा का पूरा काम है। ठीक है, ये सारा का सारा इनको काम दे दिया गया, सारी बातें इनको मेरे भाई बता दी गई है। और ये भी कहा गया कि इनका रहने का ठिकाना कहाँ है, तो रेसिडेंस डाक सेवर आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ऐसा नहीं है कि नौकरी आपकी दिल्ली में लगी है, आप गाजियाबाद में रहे हो, बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो एरिया है जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी आपको उसी क्षेत्र में रहना होगा, ताकि आप सही टाइम पर डिलीवरी जो है वो यहाँ पर कर पाओ। बहुत ज़्यादा घंटे की ये नौकरी नहीं है, 4 घंटे की ये नौकरी है। और उसके बाद में जो है अगर आप ऊपर के जितने भी आवर्स काम करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा आपको जो है वो सैलरी मिलती है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो आप यहाँ पर जो तनख्वाह है अक्सर लोगों की होती है कितना पैसा मिलेगा तो यहाँ पर जो पैसे की बात अगर आप करोगे ना, तो यहाँ पैसे की अगर हम देखते हैं दोस्त यहाँ पर, तो बीपीएम जो की है उसकी सैलरी 12,000 से यहाँ पर 29,000 है। और एबीपीएम या डाक सेवक की जितनी बहाली होगी उनकी सैलरी 10,000 से 24,000 के बीच में होगी। ठीक है, बीपीएम जो है मेरे भाई यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो गई, उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है इन दोनों के तुलना में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए उम्र को लेकर के सबसे पहले बता दें, इसके लिए कम से कम मेरे भाई 18 साल की उम्र चाहिए। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो 18 साल से कम में ही आप 10वीं पास कर लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जो रोजगार देने का है, मतलब आप अगर 18 साल से कम में कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या किसी होटल में हो या कहीं पर भी हो, तो वो एक अपराध है। ठीक है, उसके लिए काफ़ी बड़ी दंड भी मानी जाती है। इनफैक्ट हम लोग भी जिनको जॉब पे रखते हैं
वो 18 साल से ऊपर के ही होते हैं, तभी आप उनको रख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपका 18 होगा और मैक्सिमम आपका यहाँ पर जो है वो 40 साल के एज में भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात जो है वो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम यहाँ रिलैक्सेशन की बात करें कि किस कैटेगरी को कितने साल की छूट मिलेगी, मतलब जो 40 साल और 18 साल आपने देखा, उस 40 साल के अलावा भी क्या कैटेगरीज को अलग अलग रिलैक्सेशन है, तो बिल्कुल है। जैसे SC ST को मेरे भाई 5 साल का है, OBC को आपको 3 साल का है, EWS वालों को कोई रिलैक्सेशन एज में नहीं मिलेगा, ठीक है। PWD वालों को 10 साल का है और यहाँ पर उसी तरीके से बाकी सारे कैटेगरीज के भी यहाँ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो साफ अक्षरों में दोस्त यहाँ पर कहा गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इस सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा 10वीं पास हो और कहीं पर भी जो है एक बढ़िया तरीके से किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के साथ में आप पास हो, जैसे बिहार बोर्ड है आपका या आपका CBSE है, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी एक बढ़िया तरीके से रिकॉग्नाइज जगह से आपका हो, ठीक है। मार्क्स इसमें कैसे भरोगे वो सबसे बड़ा यहाँ लोचा है और वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मार्क्स के पहले हम आपको एक छोटी सी बात हम आपको बता दें सर, ये नौकरी में आप ऐसा नहीं है कि आप हर एक स्टेट में भर पाओगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी है। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बोर्ड पर देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य में 4588 यहाँ पर वैकेंसीज हैं और इसमें आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी। अगर आपको हिंदी की जानकारी है तब आप इस राज्य में अप्लाई कर पाओगे, आप इतना मान करके चलो। उसी तरीके से अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो यहाँ पर भी हिंदी का जानकारी होना जरूरी है। बिहार में हिंदी लैंग्वेज चाहिए, छत्तीसगढ़ में हिंदी लैंग्वेज चाहिए, दिल्ली में आपको हिंदी लैंग्वेज चाहिए और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज की भी आवश्यकता हो सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदी आए या उर्दू आए तब आपको जाकर के नौकरी मिलेगी। केरला में नौकरी लेने के लिए मेरे भाई यहाँ पर मलयालम का आना पता होना जरूरी है। अगर ये मलयालम लैंग्वेज आपको नहीं है तो आपको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ही फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने बिहार के जगह केरला से अप्लाई कर दिया, तो वहाँ जाकर के मेरी छटनी हो जाएगी अगर मुझे यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज नहीं आता है। तो कृपया उन्हीं राज्य में यहाँ पर उन्हीं राज्यों को में फॉर्म भरे जिनका नॉलेज आपको हो। आपको उर्दू की नॉलेज नहीं, यहाँ भरेंगे तो मेरे भाई छट जाएंगे, तो कोई फ़ायदा है नहीं वो, ठीक है। आप अपना राज्य भी खो बैठेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको ये सारे लैंग्वेज हो गए, ये सारा मतलब पूरा का पूरा दिया गया सरकारी रिजल्ट पर, आप उसमें भी देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, मैं ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा मेरे भाई, तो आप वहाँ से भी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है 10वीं का तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, मार्क्स वार्क्स आ गए, बढ़िया बात है। इसके साथ में यहाँ पर थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज हो और साइकिलिंग का नॉलेज हो तो बहुत बढ़िया है। रीज़न मैं बताता हूँ मेरे भाई, क्योंकि जैसे डाकिया जो होते हैं ना, आप देखना जा करके वो सारी की सारी एंट्री कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। और उसके बाद में वो आपके यहाँ पर आते हैं ना पोस्ट वोस्ट देने, तो वो किस पर आते हैं, तो साइकिल से आते हैं। तो अगर आपको इनका नॉलेज नहीं, मतलब साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, तो आप जा करके पोस्ट कैसे डिलीवर करो, कर ही नहीं पाओगे। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो फीड कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ा जो है अपने हिसाब से रहने वहने की, खाने की जो है वो सारा नॉलेज हो कि मुझे कैसे रहना है, कैसे बना के खाना है। क्योंकि ये जो उम्र होती है वो काफ़ी कम होती है, 18 साल की उम्र, और उसमें भी आपको जो है अलग अलग जा करके आपको डाक पहुँचाना है। कोई ये रहने की सुविधा नहीं देते हैं, कहीं पर इनका खाने का कोई सुविधा नहीं होता है। तो ये सारा आपको पता हो, आप अपने तरीके से अपना जो ध्यान है वो रख पाएँ, तभी आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि इसको कितने का रिजर्वेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेरे भाई आ जाओ आप यहाँ पर मार्क्स को लेकर के, जो सबसे बड़ा बात है, ठीक है। इसमें आप अपने आधार से मार्क्स परसेंटेज में नहीं भरेंगे। काफ़ी ऐसे देखो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे बिहार बोर्ड में वहाँ नंबर आते हैं, CBSE में CGPA आता है आपका, ठीक है। उसी तरीके से ICSE बोर्ड की अलग कहानी है, हरियाणा की अलग कहानी है, UP की अलग कहानी है। आप 5-6 पेपर देते हैं, उसमें किसी को एक ऑप्शनल भी माना जाता है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा यार मैं खुद फॉर्म खोलता हूँ, तो मैंने फॉर्म खोला। फॉर्म खोलने के बाद में सबसे पहले जो अपीयर होगा वो आपके सामने ये सारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नेम और ये सारी चीज़ें होंगी। जब इसको सबमिट करोगे यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद में, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद में, तब आपका पूरा का पूरा नेक्स्ट पेज अपीयर होगा। नेक्स्ट पेज अपीयर होगा, उसमें यहाँ पर आपसे मार्क्स पूछे जाएंगे। तो आपको मार्क्स है ना, अगर आपका ऑलरेडी CGPA में आया हुआ है तब तो आप मेरे भाई यहाँ CGPA में भर दो।
आपको जितना CGPA मिला है, सपोज करो आपको दोस्त यहाँ पर 8 मिला है तो आप 8 भरो, 9 मिला है 9 भरो, 10 मिला है 10 मिलो। जैसे किसी का 10 मिला है तो 10 मिला है तो उसको 9.5 के साथ में मल्टीप्लाई करके इसको 95% माना जाएगा। 100% वाला कोई कहानी मेरे भाई नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ जिसको 9 मिला है 9.5 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। और जिसका ऑलरेडी अगर मान लो कि मार्क्स है, CGPA में नहीं है, तो वो अपना मार्क्स भरेगा, ठीक है। आपको अपना जबरदस्ती परसेंट में मत कैलकुलेट करना, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ बात बोली गई है कि अगर आप अपने मार्क्स को परसेंटेज में बदल करके खुद से लिखते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा। ये आप यहाँ पढ़िए, सर दिखाइए बोर्ड, ठीक है। इट इज क्लैरिफाइड दैट द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर पॉइंट या मार्क्स इनटू मार्क्स एंड आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द ग्रेड या पॉइंट ओनली जहां पर एप्लीकेबल है। जो आया है वहीं लिखना है। अगर अपने तरफ से परसेंटेज में बदलते हो तो तुम्हारा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। ये छोटी सी बात है जो आपको मेरे भाई ध्यान में लेकर के चलनी है। तो लैंग्वेज की बात हमने आपको बता दी और इसके लिए योग्यता क्या है वो भी हमने आपको बता दिया। पद कहां पर कितने हमने आपको वो भी बता दिया। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है वो भी बता दिया। अब मान लीजिए आपने ये फॉर्म भर लिया, उसके बाद में जो है आपका टॉप के लोगों में आपकी पोस्ट आ गई, मतलब इतनी बड़ी यार 40,000 से ऊपर पोस्ट है आपकी, ठीक है। और मान लीजिए उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर बुलाए जाएंगे? देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए आपके। सबसे पहले आपके 10वीं का मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट, EWS, मतलब जो अगर PWD का भर रहा है तो उनको उसका सर्टिफिकेट देना होगा, जो EWS कोटा से भर रहा है उसका उतना देना होगा, अगर किसी ने ट्रांसजेंडर कर रखा है तो उसको वो देना होगा, बर्थ का प्रूफ देना होगा ताकि मिनिमम और मैक्सिमम एज का यहाँ पर जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सके, ठीक है। और बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो गए और आपको ये सर्टिफिकेट हो गया कि भैया आप मेडिकली फिट हो, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट में जो लाइन है वो आपके लिए बड़ी प्यारी लाइन आप लोगों के लिए हो जाती है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट विल बी सब्जेक्ट टू 2 स्टेज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फर्स्टली by verifying authority chosen by the applicant at the time of filling the application. This will be further subject to second stage of verification by engaging authority. मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 2 चरणों में, वहां पर जाकर के उनके होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में तब जो है आपको ये नौकरी मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी पूरे डिटेल में बताया गया है, कब होगा, कहाँ होगा, कौन कौन से लोग डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, कितने प्रोसेस में होगा, ये सारी